हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग 16 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 5 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो है टाइम मैगजीन, जो है टाइम पत्रिका, उसके पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से संबंधित। तो टाइम पत्रिका ने 11 दिसंबर 2025 को आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई, इनको 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया है। आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई क्या है? तो टाइम्स मैगजीन ने अपने कवर पेज पे एक ब्रिज बना के 8 लोगों का फोटो डाला है, जो एआई को आगे बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका रखते हैं। तो वही 8 को आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई कहा गया है। इनको पर्सन्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से टाइम पत्रिका ने सम्मानित किया है। टाइम ने 2025 को वो वर्ष बताया है जब एआई की पूरी क्षमता तेजी से सामने आई और इसने उद्योगों, राजनीति, अर्थव्यवस्था और अरबों लोगों के दैनिक जीवन को बदल दिया है। ये तो सही बात है। अभी वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लाइफ में बहुत अहम भूमिका निभाने लगा है और आगे आने वाले समय में इससे भी ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। 2027 से टाइम हर वर्ष उस व्यक्ति को विचार को चुनता है जिसने वर्ष भर में दुनिया पर सबसे बड़ा प्रभाव डाला है। सॉरी, ये 2027 नहीं 2007 होगा, वो लिखने का मिस्टेक है, तो ध्यान रखिएगा लोग, ठीक है। और 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला था? तो डोनाल्ड ट्रम्प, इनको 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। तो इस टॉपिक में मेन जो एग्जाम के व्यू से पूछने वाला न्यूज है वो क्या है? तो यही है कि 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड टाइम पत्रिका की तरफ से किसको दिया गया है? तो आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई। और मे भी पूछ सकता है कि 2024 में किसको दिया गया था? तो डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस से संबंधित। ये कब मनाया जाता है? तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसको मनाने का क्या उद्देश्य है? तो इसको मनाने का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। यह दिवस नागरिकों, विशेषकर छात्रों और युवाओं को यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि आज ऊर्जा की बचत करने से भविष्य सुरक्षित और सतत बनता है, ठीक है। तो ये मेनली स्टूडेंट्स और यूथ के लिए है, जो ये समझ पाए कि अगर आज हम एनर्जी को सेव करेंगे तो वो हमारे फ्यूचर में काम आएगा। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के मार्गदर्शन में किया जाता है इसका आयोजन, जो विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 1991 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। मतलब पहली बार 1991 में मनाया गया था और उस समय से हर वर्ष ये मनाया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक मनरेगा से संबंधित है। तो केंद्र सरकार मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसका नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने की योजना बना रही है। और इसके तहत जो काम के दिनों की संख्या है, अभी 100 है, उसको भी बढ़ाकर 125 दिन करने पर विचार कर रही है। अब मनरेगा है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस योजना को 2005 में लागू किया गया था और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसका नाम 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कर दिया गया, ये एक श्रम और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। इसके तहत हर पात्र जो परिवार है उसको एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है। इस योजना का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका प्रशासन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो ये मनरेगा से संबंधित था। मनरेगा का नया नाम होने वाला है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना और इसके तहत कार्य की अवधि को मतलब 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने पर विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है जनगणना से संबंधित। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 कराने के प्रस्ताव को
मंजूरी दे दी है। और इस जनगणना पे कुल खर्च कितना आएगा, तो 11,718.24 करोड़ रुपए का लागत आने वाला है इस पे। और ये भारत की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन ये पूरी तरह से व्यवस्थित जनगणना नहीं थी और पूरे देश के लिए एक साथ जनगणना नहीं हुई थी इस समय। तो पहली संपूर्ण और समकालिक जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1881 में, और उस समय लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। और उसके बाद से हर 10 साल में आयोजित होने लगी। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना कब हुई थी, तो स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी। तो हम लोग इसके साथ साथ स्टैटिक पार्ट भी जो इससे रिलेटेड हो वो भी कवर करते चल रहे हैं। और इस बार की जो जनगणना है वो 2 चरणों में कराई जाएगी। पहला चरण जो होगा वो गृह सूचीकरण एवं आवास जनगणना होगा, जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक आयोजित होगा। और सेकंड फेज जो होगा वो होगा जनसंख्या जनगणना, तो ये फरवरी 2027 में होगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या गणना भी सितंबर 2026 में ही हो जाएगी, क्योंकि फरवरी में उधर बहुत ठंड रहेगी, तो इसलिए इसको सितंबर 2026 में ही आयोजित करवा दिया जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया के लिए जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 ये कानूनी ढांचा प्रदान करता है। मतलब इन्हीं दोनों एक्टों के तहत ये जनगणना संपन्न होती है, इसी के नियमावली के अनुसार ये जनगणना संपन्न होती है। और ये जो राष्ट्रीय अभियान है जनगणना का, इसमें 30 लाख यानी कि 3 मिलियन फील्ड कर्मी भाग लेंगे। इस बार की जनगणना में बहुत सारी चीजें पहली बार होंगी, वो क्या क्या, वो सारी विशेषताएं देख लेते हैं। तो इस बार भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, मतलब डाटा संग्रह एंड्रॉयड और iOS मोबाइल ऐप के जरिए होगा, जिससे गति और सटीकता बढ़ेगी। सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल होगा जो पूरी प्रक्रिया की रियल टाइम निगरानी करेगा। फिर हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर वेब मैप एप्लीकेशन, ये गृह सूचीकरण ब्लॉकों की मैपिंग और संगठन में सहायक होगा। स्वगणना यानी कि सेल्फ एनुमरेशन, पहली बार नागरिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। तो अगर कोई चाहे पब्लिक की स्वयं अपनी जानकारी उपलब्ध कराना, तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। फिर मजबूत डिजिटल सुरक्षा, अब इतना कुछ जब डिजिटली हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। तो व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए उन्नत साइबर सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। फिर राष्ट्रीय जन जागरूकता अभियान, पूरे देश में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, जिससे लोग जनगणना के प्रति जागरूक हो सके और अपनी सही जानकारी उपलब्ध करा सके। इस बार की जनगणना में जाति जनगणना को भी शामिल किया गया है। तो जनगणना 2027 जो होगा उसमें जाति से संबंधित डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनसंख्या गणना चरण में एकत्र किया जाएगा। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं ये पहली बार होने वाली हैं 2027 की जनगणना में। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा भारत के एक बहुत अहम पहल से संबंधित, उपलब्धि से संबंधित। तो भारत ने हरित नौवहन के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए अपनी पहली पूरी तरह स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री नौका का शुभारंभ कर दिया है। इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो यह नौका वाराणसी के नमो घाट से व्यावसायिक रूप से संचालित होनी शुरू हुई है और इसे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसका निर्माण किसने किया है, तो इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है और आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण के स्वामित्व में है ये। इसमें लो टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है। इस पे आधारित हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रणाली लगी हुई है जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है और इसका एकमात्र उत्पाद पानी है। मतलब इससे कोई भी
हार्मफुल केमिकल या वेस्ट नहीं निकलेगा, सिर्फ पानी निकलेगा। कोई भी जैसे गाड़ी ही चलता है तो धुआं निकलता है, धूल निकलता है, लेकिन ये जो नौका है इसका कोई भी उत्पाद नहीं है, सिर्फ पानी है। इसमें यात्री क्षमता कितनी है? तो 50, और एयर कंडीशनड केबिन होंगे इसमें। इस नाव की गति कितनी होगी नौका की? तो 6.5 नॉट्स। अच्छा, ये जो नॉट्स है ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये फिजिक्स में पूछा जाता है कि नॉट्स से क्या मापा जाता है। मापन की जो इकाई होती है उसमें पूछा जाता है कि नॉट्स से क्या मापा जाता है। तो देखिए इसमें इसके साथ साथ फिजिक्स का भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इससे गति मापी जाती है, अगर आप ध्यान रखें तो नॉट्स गति मापने के लिए यूज होता है। एक बार हाइड्रोजन भरने पर ये 8 घंटे चल सकती है, मतलब 8 घंटे का संचालन है इसका एक बार हाइड्रोजन भरने पर। और इससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं निकलेगा, न धुआं न शोर, सिर्फ जल का उत्सर्जन होगा। ठीक है। और पहली व्यावसायिक यात्रा कहाँ से कहाँ तक की है इस नौका ने? तो नमो घाट से ललिता घाट। तो ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैं कवर करने की कोशिश की हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।